के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो है नवीन जुयाल। नवीन जुयाल को मैं कहता हूं कि अभी अपनी नौजवानी के उत्तरार्ध में होते हैं, बूढ़े तो कभी होंगे नहीं हुए। और नवीन जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भविद हैं, और उनकी बड़ी विशेषता है कि उनका बैकग्राउंड जो है वह संघर्षों से और संघर्ष से जुड़ी संस्था से और चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसौरी ग्राम स्वराज मंडल से उनका एक तरीके से करियर शुरू होता है। एमएससी करने के बाद जब लोग नीचे को लोग चले जाते हैं, उनके ही साथी चले गए थे, कोई सीएससी में चला गया था, कोई कहीं चला गया था, और महेंद्र और नवीन ये दोनों गोपेश्वर आए, और गोपेश्वर आके उन्होंने वहाँ के दसौरी ग्राम स्वराज संघ संस्थान के कार्यक्रमों में शामिल होकर आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू किया। गाँव में गए। आपको याद होगा कि जिस समय चिपको आंदोलन ने विष्णुप्रयाग परियोजना को सन 80 के आसपास चुनौती दी, बाद में वही विष्णुप्रयाग परियोजना जेपी को दी गई थी, पहले प्राइवेट इंटरप्राइज के रूप में। बाद में 2013 में वही विष्णुप्रयाग परियोजना पूरी तरीके से प्रकृति ने ध्वस्त कर दी थी। उसका सबसे प्रारंभिक अध्ययन नवीन और महेंद्र ने किया था फर्जी के साथ, और वो उसके कारण विष्णुप्रयाग परियोजना कम से कम 10 साल के लिए तो स्थगित हो ही गई। उस समय 2 बड़े निर्णय भारत सरकार ने दिए थे, और एक तो केरल में दिया था साइलेंट वैली के डैम को रोकने का, एक हमारे यहाँ दिया था। ये बहुत बड़े निर्णय थे। भारत जैसी बहुत ही आक्रामक और बहुत ही जिसको कहेंगे कि पावरफुल स्टेट की ओर से ये 2 बड़े प्रोजेक्ट विड्रॉ किए गए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। अमेरिका जैसी जगहों में डीकमिशनिंग ऑफ डैम होने लगा है। हमारे यहाँ भी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमें क्या करना चाहिए, डैम के बारे में क्या सोचते हैं। नवीन ने वहाँ से वो संस्कार पाए जिसने उनको विज्ञान, साइंस और संघर्षों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम एक तरीके से सौंपा, और उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाया। विज्ञान वैसे तो तार्किक होता है, लेकिन आज जिस विज्ञान को हम अपने देश में देख रहे हैं, जिसको मैं सरकारी विज्ञान कहता हूँ, उसमें तो न तर्क है न विज्ञान है। वो तो जिस तरीके से हेडमास्टर कह रहे हैं उस तरीके से आप उसको फॉलो करते हुए कर देंगे। चाहे पहाड़ों में चौड़ीकरण हो सड़कों का, चाहे बहुत बड़े डैम बनने हो, चाहे कोई पेड़ रास्ते में आ जाए उसको काट डाला जाए, चाहे हर नदी से जो है खनन जो है सबसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में हो रहा हो। ऐसे दौर में सरकारी विज्ञान एक तरीके से ध्वस्त हो गया है, उसके पास अपनी कोई रीढ़ नहीं बची। लेकिन जो और संस्थाएं हैं, जहाँ जिनको हम स्वायत्त संस्थाएं कहते हैं, वहाँ भी इतना बड़ा दबाव है कि वो अपने विज्ञान संबंध बातों को सामने ले आओ। मुझे तो बीच में ये भी सुना कि कुछ शोध पत्रों में भी जो है इस तरह के इंस्ट्रक्शन गए हैं कि यूजीसी से आपको मान्यता ही तब मिलेगी जब आप छद्म किस्म के, मामूली किस्म के चीज़ों को छापने की इजाज़त दें। और इससे बड़ी धूर्तता अपने विज्ञान को ध्वस्त करने में और क्या हो सकती है। हमारे संस्थान ही हमारे विज्ञान को वो करते हैं। PRL में जाने के बाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, वहाँ जाने के बाद नवीन ने बहुत डाइवर्सिफाइड एक तरीके से जियोलॉजी के अध्ययन किए, बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों। समंदर वाले जियोलॉजी में गया, समंदर के आसपास की, या जो इलाके पहले समंदर में थे फिर समंदर ने उनको छोड़ दिया, या जो इलाके पहले समंदर ने छोड़े हुए थे और फिर उनमें समंदर आ गया, उन इलाकों का अध्ययन किया। और हाल में इनके जो क्या बोलते हैं उनको, जो तुम बनाते हो आजकल, उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो जैसे वो जो 15 मिनट 20 मिनट के जो टॉक्स देते हैं, अरे अंग्रेजी में शब्द है पॉडकास्ट, फिल्म नहीं कहते हैं उनको, कुछ और हैं, पॉडकास्ट वीडियो बनाते, हाँ वीडियो बनाते नहीं, पॉडकास्ट। तो वो छोटे छोटे बड़े वो बहुत अच्छे अध्ययन हैं जिनमें से आप उनको सुन सकते हो, वहाँ का अध्ययन होने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने डिजर्ट जियोलॉजी में, यानी कि रेगिस्तान की जियोलॉजी पर बहुत अच्छे अध्ययन किए हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं आजकल, तो आप अपने इंटरनेट में, अपने टेलीफोन में देख सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान वो हिमालय की जियोलॉजी के बारे में है। हिमालय की जियोलॉजी के बारे में अभी दीदी ने डॉक्टर बल्दिया का जिक्र किया। मैं उनसे करीबन कुछ 25-30 साल और पीछे जाता हूँ, तो गेंसीर और हेम 2 स्विट्जरलैंड के जियोलॉजिस्ट आए हमारे यहाँ, बहुत बड़े। उन्होंने 1936 में 1 साल रह के बहुत बड़ा अध्ययन यहाँ किया, बहुत गहरा अध्ययन किया। मैं उनका और बल्दिया साहब का संयुक्त वंशज इनको मानता हूँ, अकेला बल्दिया साहब का नहीं, क्योंकि इन दोनों ने ही पहली बार हमारे इलाके की जियोलॉजी को
जिस गहराई से जानने की कोशिश की वैसा न तो उससे पहले किसी ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने की और नहीं उसके बाद विश्वविद्यालय जियोलॉजिस्ट ने की। हालांकि हमारे बहुत सारे यंग जियोलॉजिस्ट गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, कुमार यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में और जगह हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे इनके विद्यार्थी हैं और बहुत सारे इनके गुरु हैं जिन लोगों ने हिमालय की जियोलॉजी को आगे बढ़ाया। GSI ने भी बहुत सारा बड़ा योगदान एक जमाने में दिया, लेकिन GSI सरकारी संस्था होने के नाते वहाँ मनमानी रिपोर्ट लिखाने का सिलसिला शुरू हो जाने के बाद जरा उन पर विश्वास कम हो गया, लेकिन हो सकता है कि कभी वो लोग फिर आज़ाद हो जाएंगे। तो हिमालय की जियोलॉजी पर उन्होंने बहुत गहरा काम किया है, उनके व्याख्यान से अभी आपको लगेगा। और हेम और गेंसी ने जो 36 में किया वो किताब बच्चों के लिए, आप ऐसे क्या पता कोई जियोलॉजिस्ट बने, सेंट्रल हिमालय करके उनकी बड़ी मशहूर किताब है, बहुत ही सेलिब्रेटेड किताब है। दुर्भाग्य से उसका रिप्रिंट नहीं हुआ, लेकिन वो स्विस में, फ्रेंच में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में। लेकिन मैं बच्चों को जो साइंस में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन साइंटिफिक दिमाग तो रखना चाहिए, टेम्परामेंट तो, लेकिन वैसे अपना और धंधा जो है वो भविष्य में किसी और विधा में करने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इन दो वैज्ञानिकों को ये लगा कि हमने एक साल रह के जो इतना बड़ा काम किया उससे ये जो जियोलॉजी का हमारा ट्रीटाइज बन गया है, लेकिन हमारे सब अनुभव तो वैसे ही रह गए, वो तो आए नहीं, यहाँ तो पत्थर और जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स ही आ रहा है। तो उन्होंने अपने मेमोयर्स यानी कि अपने संस्मरण, जैसे दीदी ने अपनी पूरी जीवन गाथा संस्मरणों के बहाने लिखी है, उन लोगों ने इन संस्मरणों को एक थ्रोन ऑफ गॉड नामक किताब के रूप में, अभी उसका हिंदी में बात करेगा, थ्रोन ऑफ गॉड। थ्रोन ऑफ गॉड में बहुत ही सुंदर फोटो है 36 सन की, और तिब्बत भी गया, वो नेपाल भी गया और गुफाओं में भी गया, नदियों को पार किया, ग्लेशियरों में गया, दर्रों में गया, कैलाश मानसरोवर को दिखने वाला बना। बच्चों को जरा आश्चर्य होगा, अंग्रेजों का तिब्बत में आना मना था, ठीक है, तो उसने क्या किया, और ये अंग्रेज भी नहीं था, ये तो स्विस था, हम तो सब गोरे को अंग्रेज समझ लेते हैं, ये स्विट्जरलैंड का वासी था, ये वहाँ का इंग्लैंड का अंग्रेज नहीं, जिसको नॉर्मली हम अंग्रेज कहते हैं। तो इसको अपने चेहरे की पहचान छुपाने के लिए अखरोट तोड़ करके उसके छिपकल का वो लगा के अपना चेहरे का रंग काला करना पड़ा, ताकि वो 2-3 दिन तिब्बत में अध्ययन करने के काम को कर सके। लेकिन 2 दिन में तो वो बह गया, वो सब, वो उसका गोरापन प्रकट होने लगा, फिर ये भाई हो गया कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, और फिर दूसरे दर्रे से भाग के वो वापस आए। उसके बहुत बड़े गुरु थे, उम्र में भी बड़े थे, उनका नाम था हेम, आगस्तो आर्नोल्ड हेम उनका नाम था, और शिष्य का नाम था क्या बोलते हैं, 60 साल के थे गुरु, ये 30 साल का, बड़े वो थे, अब अच्छा खासी दूरी थी, और शिष्य बड़ा जैसे होते हैं बहुत सृजनशील, रचनात्मक था, प्रयोगशील था और उद्यमी था, अगर वैसी भाषा में कहें कि वो बिगड़ने के लिए, बनने के लिए बिगड़ने की कोशिश है। एक लेक्चर में मैं ये शिक्षक दे रहा था एक बार, उस तरीके का था, इसलिए वो नेपाल में भी गया, तिब्बत में भी गया, और फिर उसके बाद ये 2 किताबें हुई थी। ये दोनों 39 में किताबें छप गई, मेरी यहाँ की लाइब्रेरी में होंगी, यहाँ की लाइब्रेरी नहीं होंगी तो एक दिन डेविड भाई के घर में घुस जाना, वहाँ किसी न किसी दराज में वो किताब हो और उसको पढ़ डालिए, और अगर अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत होती तो उसके अनुवाद करके आप आपस में पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर बल्दिया का जिक्र आता है। इस चीज़ पर बहुत सारे और जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हिमालय की जियोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन बल्दिया साहब क्योंकि हम लोगों के बीच है तो बीच थे और सक्रिय रूप से आते थे, तो और उनके बाद उनसे हमारी बहुत लड़ाई होती, बहुत बार, एक बार बल्कि ये हुआ कि वो एक कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने टिहरी डैम के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। हमने कहा आपने स्टैंड लिया कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम पूछने वाले कौन हो। वो बड़ा अकड़ के जैसे बोलते थे और फिर हल्का सा मुस्कुरा देते थे। हमने कहा हम लोग भी संयोग से यहाँ उत्तराखंड के बासिंदे हैं, इसलिए आपसे बहस होती थी उनसे, और कोई उनसे बहस नहीं करता था, बड़ी मुश्किल बात। जियोलॉजी की बहस भी उनसे कम करते थे लोग, सीखते थे जरूर। तो मैंने कहा कि जिस धरती के नीचे की जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स की इतनी बात आप कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मनुष्य रहता है उसके बारे में बात करके देखिए। उनको वो बात बहुत चुप गई और चुप गई। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया मैं अब उत्तराखंड में हर जगह लेक्चर देने के लिए निकल रहा हूँ। उस बार वो हर जगह लेक्चर देने के लिए आए और लक्ष्मी आश्रम भी आए, अगर आपको याद है। गरुड़ में भी, मिश्रा जी को याद होगा, गरुड़ में भी उन्होंने लेक्चर दिया, गोपेश्वर में उन्होंने लेक्चर दिया, श्रीनगर में लेक्चर दिया। और श्रीनगर में वो पहली बार उन्होंने लेक्चर दिया कि जहाँ जहाँ आप नदी में घुसपैठ करोगे एक दिन नदी आपको उड़ा ली जाएगी। उसको फिर बाद में उन्होंने 2013 के बाद रिपीट किया था, याद है। तो बल्दिया साहब की ये विशेषता थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके बहुत सारे काम, उनके बहुत सारे पेपर हमारे बीच हैं। उनकी आत्मकथा पढ़ने लायक है, वो पढ़ी होगी बच्चों ने यहाँ से। और वो अपने तरीके की है, वो भी बहुत गरीबी गर्दिश से निकले, बहुत कठिनाइयों से निकले और आगे कान नहीं सुनते थे। तो वो उन वैज्ञानिकों में से तो जो एक तरीके से अपन
मैडम क्यूरी के बारे में भी सुना होगा, वो भी एक तरीके से आपने वो थी। आपने ये जो कैम्ब्रिज का जो साइंटिस्ट है उसके बारे में सुना होगा ना, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। वो तो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, वो सब कंप्यूटर की उससे ही उनकी सब संवाद एक तरीके से होता था उसके अगली। और नवीन ने अभी बहुत समय तक सिद्ध करना है। जो काम बल्दिया साहब ने और हेम और गमशीर ने उस जमाने में छोड़ा था, उसको उत्तराखंड के आर पार ले जाना। इसलिए इस बार ये अस्कोट यात्रा में हमारे साथ बहुत बड़े हिस्से में इन्होंने हमें लीड किया। और हमारे जितने टीम मेंबर थे, कम से कम 4 तो लेक्चर दिए इन्होंने, और बीच में भी हर जगह इसको घेरे रहते थे। हमने कहा इसके हाथ पड़ा हुआ है और इसको जितना इनसे सीख सकते हो अभी सीखो, बहस करो। जियोलॉजी, टेक्टोनिक्स, लैंडस्लाइड, सबके रिश्ते क्या है, क्लाइमेट के, आज बहुत सारा उसका हिस्सा आप लोग ना उसके अनुभव का हिस्सा देखें। नवीन की एक और विशेषता मैं बताने जाता हूँ कि ये जो सीखते हैं उसको जल्दी से शेयर करते हैं। इसलिए जब से ये वो फिल्म और ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, वो इंटरनेट में इनके ऊपर जाकर देख सकते हैं। वो बहुत एजुकेटिव है, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो ये नवीन का परिचय है। और नवीन ने अभी अपना बहुत बड़ा योगदान हिमालय की जियोलॉजी या थार की या डिजर्ट की जियोलॉजी या समुद्र की जियोलॉजी, ये सब काम को करना है। और एक तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों के भूगर्भीय रिश्ते जो हैं उनको भी एक दिन ये उस तरीके से हमारे सामने आएगा। इन शब्दों के साथ मैं नीमा बहन को कहता हूँ कि कृपया खड़ी होइए और इस माइक को संभालिए।